हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति चक्रवर्ती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट का जो है थर्ड पार्ट है। आपको तो पता ही है कि हम यहाँ पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के कोर्स को या सिलेबस को कवर कर रहे हैं। 6th टू 12th क्लास तक कंटिन्यू क्लासेस होंगी, उसके आगे भी चलती रहेंगी। और ये हमारा चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट है। बाकी के 2 पार्ट पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और आगे के कुछ टॉपिक्स जो छूटे रह गए हैं आज उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर आज का शुरू करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम किससे बनता है, तो सन, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स यानी कि ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, मेटेओराइट्स, एस्टेरॉइड्स, सारी चीज़ों से मिलकर बनता है सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। 8 प्लैनेट्स हैं ना, 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स। तो फर्स्ट जो है बुध है, इसके बारे में हम जानेंगे। मर्क्यूरी जो है उसके बारे में पहले जानेंगे। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 डेज में, 88 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन 59 डेज में करता है। बुध जो है मरकरी सन के जो है ये सन हो गया, इसके जो है चारों तरफ ये 88 दिन में यानी कि 88 डेज में ये हो गया मर्क्यूरी यानी कि बुध। ठीक है, 88 डेज में, 88 डेज में कंप्लीट करता है। और अपने प्लेस पे ये जब रोटेट होता है तो अपने प्लेस पे, अपने अक्ष पे, अपने केंद्र पे ये 59 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और पृथ्वी क्या करती है कि वो 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने प्लेस पे, अपने अक्ष पे। घूर्णन मीन्स रोटेशन। ठीक है, अपने प्लेस पे जो मूव करना होता है उसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। और जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण या परिक्रमा करना कहते हैं या रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुक्र। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सन, ये हो गया मर्क्यूरी, फिर हो गया वेनस। ठीक, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, उसके बाद है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो फर्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 88 डेज में लगाता है सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पे जो है, अपने पोल पे इसे ये 59 डेज में रोटेट करता है। एक दिन इस पे कंप्लीट होता है। मीन्स वेनस जो है, शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में अपने कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है, यानी 243 डेज में करता है। शुक्र जो है यानी कि वीनस 255 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में एक घूर्णन ये कंप्लीट करता है। उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन में करती है। तो जब 365 दिन में करती है यानी कि तब हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है अर्थ पे। ठीक, 365 डेज में। एंड अपने अक्ष पर घूर्णन ये एक दिन में करती है, यानी कि एक दिन बराबर 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा की संख्या 1 मीन्स इसके सैटेलाइट, अर्थ का जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट है, मून है। तो यहाँ पे ये मून है, ये एक है अर्थ के पास, इसका मून 1 है। यहाँ पे है ना, चंद्रमा की संख्या 1। उसके बाद आता है मंगल। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन यानी कि 687 डेज में कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये जो है 687 डेज
मंगल यानी कि मार्स जो है 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर एक दिन में चक्कर लगाता है। एक दिन यानी कि लगभग इसका भी 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर। और मंगल की चंद्रमा की संख्या जो है 2 है। मंगल के पास जो है अपने 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। चंद्रमा की संख्या मंगल के 2 है, ठीक है। अब आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, अब ये देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह क्या है। तो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह उन्हें कहते हैं जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, यानी कि ये सन है और उसके सबसे पास में कितने ग्रह हैं, 1 2 3 4। इस 4 ग्रह जो हैं यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं सूर्य के सबसे नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। ये चट्टानों से बने हैं, जैसे कि अर्थ पे हम लोग हैं तो अर्थ चट्टान से ही बना है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, स्थल मंडल है उस पे, अर्थ पे, तभी तो हम लोग रह रहे हैं। तो ये चारों के चारों ग्रह जो हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब बाकी के बचे 4 प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। 5th जो है ये है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, सन हो गया, ओके। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। तो ये है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ओके। बृहस्पति है नेक्स्ट। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने, मतलब 11 साल 11 महीने मीन्स क्या हो गया, लगभग 12 साल, ठीक है। 12 साल में एक चक्कर सूर्य का ये लगाता है जुपिटर, ठीक। और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 9 घंटे 56 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अपने एक्सिस पर ये ओनली 9 आवर्स 56 मिनट में ही ये इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाता है जुपिटर का। मीन्स ये काफ़ी स्पीड के साथ काफ़ी फास्ट ये अपने उस पर एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। और इसकी चंद्रमा की संख्या है 16, ठीक है। इसके पास कितने सैटेलाइट हैं, 16 सैटेलाइट हैं, ठीक, 16 सैटेलाइट हैं। अब नेक्स्ट है शनि यानी कि सैटर्न, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है कंप्लीट। ये सूर्य का एक चक्कर सैटर्न जो है ये लगाता है 29 साल यानी कि 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स में कंप्लीट करता है। और इसका रिवोल्यूशन टाइम यही है 29 ईयर्स 5 मंथ्स, ओके। एंड अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करता है। अपने एक्सिस पे इसका रोटेशन जो है 10 घंटे यानी 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स में ये कंप्लीट करता है। इसके चंद्रमा की संख्या 30 से अधिक है यानी कि 30 से अधिक जो है इसके पास सैटेलाइट हैं, 30+ सैटेलाइट हैं शनि के पास यानी कि सैटर्न के पास। 7th जो है हमारा प्लेनेट है यूरेनस, ठीक है, यानी कि अरुण जिसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका देखते हैं, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर इसका रिवोल्यूशन 84 ईयर्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सूर्य का एक चक्कर जो है 84 साल में लगाता है, कंप्लीट करता है। और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन अपने एक्सिस पे ये रोटेट करता है ओनली 17 आवर्स 14 मिनट में, ओके। यानी केवल 17 घंटे और 14 मिनट में ये अपने एक्सिस पर 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। और इसके पास है चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है, ठीक है। इसके पास 17 सैटेलाइट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट प्लैनेट है नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 164 साल में ये कंप्लीट करता है यानी कि सूर्य का एक रिवोल्यूशन ये कंप्लीट करता है 164 ईयर्स में। एंड अपने एक्सिस पे इसका रोटेशन जो है 16 आवर्स 7 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है। अपने अक्ष पे ये 16 घंटे 7 मिनट में ही
एक घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और चंद्रमा की संख्या इसके पास 8 है, यानी कि इसके पास 8 सैटेलाइट्स हैं। अब बाह्य ग्रह क्या है? तो बाह्य ग्रह ये चारों हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये 4 जो ग्रह हैं इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह क्या थे? जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये चारों ग्रह जो हैं आंतरिक ग्रह हैं, और ये 4 जो हैं उसके बाद वाले 4 ग्रह ये जो हैं बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह। सूर्य से बाह्य ग्रह किसे कहते हैं तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार। सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ठीक, ये क्या है कि सूर्य से काफ़ी दूर हैं। ये चारों तो सूर्य के नज़दीक हैं, लेकिन ये 4 जो हैं सूर्य से काफ़ी दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं। पास वाले सूर्य के जो पास के 4 ग्रह हैं ये काफ़ी छोटे साइज़ में हैं, और जो है कि बाद के 4 ग्रह जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ये जो बाह्य ग्रह हैं ये चारों, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो हैं चट्टानों से नहीं बने हैं, जैसे कि ये आंतरिक ग्रह बने हुए थे चारों, ये चट्टान से बने हैं। बट ये जो बाह्य ग्रह हैं ये चट्टानों से नहीं बने हैं, ये बने हैं गैस और तरल पदार्थों से, यानी लिक्विड जो मटेरियल्स हैं उनसे बने हुए हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स। ठीक है, हमने पढ़ा था ना सोलर सिस्टम में कि एस्टेरॉयड्स भी मिलकर बनाते हैं, सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है ये भी। तो वही एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों यानी स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, जो स्मॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे हैं ना, ये छोटे छोटे पिंड हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे एस्टेरॉयड्स कहते हैं। ठीक है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ पे दिया भी है कि इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह, ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं यानी एस्टेरॉयड्स हैं। ठीक, यहाँ पे आप ये जूम इमेज भी देख सकते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने पिछले इमेज में दिखाया था जो सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स वाला था, उसमें था भी, मैं यहाँ पे बना भी दे रही हूँ। ठीक, ये हो गया सन, उसके बाद है बुध, ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिखाया भी था, ये इन सब का पाथ हो गया। ओके, इसका भी हो गया। उसके बाद एक पट्टी जैसी गई हुई थी, ठीक है, जिसमें छोटे 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 पिंड थे। तो ये सारे पिंड जो है क्या कह रहा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद आता है बृहस्पति। तो मंगल, ये मंगल और बृहस्पति, इन दोनों की कक्षाओं के बीच में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड्स जो हैं ये अदर प्लैनेट्स के ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। उन्हीं से ये काफ़ी ईयर्स पहले जो है जो विस्फोट हुआ था यानी कि ब्लास्ट हुआ था, उसी से टूटकर ये छोटे छोटे पार्ट्स अलग हो चुके हैं। तो ये वही जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं प्लैनेट्स के ही, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड्स कहते हैं। और ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उल्का पिंड यानी कि मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड किसे कहते हैं हम देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब सन है, ये हो गया सन। सन के भी चारों ओर छोटे 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 अदर पत्थर भी जो
छोटे छोटे टुकड़े भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उन्हें ही छोटे छोटे टुकड़ों को ही उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी की ओर इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि कभी कभी जो है ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी की और इतनी तेज़ी के साथ आ जाते हैं। होता है ना कि सन के ऑर्बिट से ये मूव करते करते कभी कभी अर्थ की तरफ ये चले गए और अर्थ के ऑर्बिट में आ गए। ठीक है, ये अर्थ हो गया, इसके ऑर्बिट में आ गए ये छोटे छोटे, तो इनकी तरफ ये अर्थ अपना जो है खींच लेती है अपने ऑर्बिट में, और जब ये आते हैं तेज़ी से तो पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। और इस प्रक्रिया में जो अर्थ के पास उसका एटमॉस्फेयर है उसमें होता है ना कि एक मोशन होता है इतनी तेज़ी से कि उसकी वजह से ये जल जाते हैं गर्म होकर। ठीक है, उनमें आग लग जाती है, जल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक चमकदार, जब आग लग जाएगी तो जाहिर सी बात है वो एकदम चमकता हुआ दिखेंगे और लगता है कि जैसे तेज़ी से कहीं वो जा रहे हैं या गिरने वाले हैं कहीं पे, तो वैसा दिखता है। और कभी कभी ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही, अब ये जल गया, ये तो ज़रूरी है नहीं कि पूरा जलकर ही एकदम राख हो जाए या राख होके जो है हवा में मिक्स हो जाए, ऐसा तो है नहीं। कभी कभी ये बिन जले भी थोड़ा बहुत इसका कुछ पार्ट बचा रह जाता है, तो ये अर्थ पे गिर जाता है और गिरता है तो उसकी वजह से ये जो है धरती पे यानी कि सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे गड्ढे भी बन जाते हैं। ठीक है, ये अर्थ है, सपोज़ ये अर्थ सरफेस है और एस्टेरॉयड्स आ रहा है। ठीक है, अब ये गिरा और यहाँ पे गड्ढा कर देगा ऐसे अर्थ में, अर्थ सरफेस पे। तो इस तरीके से ये इमेज है उसका, रियलिस्टिक इमेज है, आप इसे देख सकते हैं एस्टेरॉयड को, सॉरी मीटेरॉयड्स को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आकाशगंगा है, यानी कि गैलेक्सी है। ठीक है, गैलेक्सी क्या है अब इसे देखते हैं। आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह या लाखों तारों का समूह है। ठीक है, कह रहा है कि आकाश में कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि एकदम ब्राइट कलर का जैसे लगता है कुछ तो है ब्राइट कलर का, जिसमें होते हैं न जाने कितने असंख्य मिलियंस स्टार्स होते हैं, एक चौड़ी पट्टी की तरह वाइट कलर की ऐसे दिखती है, चमकदार काफ़ी। ठीक, तो वही कह रहा है कि आकाश में एक ओर से दूसरी ओर काफ़ी ये बड़ा होता है, लंबे में ऐसे फैला हुआ होता है। ठीक है, दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह या लाखों तारों का समूह है, और यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। इस पट्टी को ही आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं, जिसमें कि मिलियंस स्टार्स जो हैं इसी में होते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है ये आकाशगंगा या मिल्की वे का ही एक पार्ट है। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम इस मिल्की वे का एक पार्ट है, छोटा सा। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। एंशियंट टाइम में जो है इस आकाशगंगा यानी कि जो एक चौड़ी पट्टी है वाइट कलर की तारों के समूह की, इसको आकाश में ही, अब ये है तो दिखता है आसमान में ही है, आकाश में ही दिखता है, तो इसको एक बहती नदी, अब नदी कैसे बहती है ऐसे ऐसे, और नदी वाइट कलर की होती है, पानी बहता हुआ तो ऐसे दिखता है, तो वैसे ही इसको भी इमेजिन किया गया था, इसी से बहती नदी के से इसको कंपेयर किया गया था कि एक बहती नदी की तरह है, उसी से रिप्रेजेंट किया गया था। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। अब बहती नदी जैसे कि गंगा हमारी फेमस नदी है हमारे इंडिया की, तो उसी के नाम पे जो है, और ये है आकाश में, तो इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है। इसमें करोड़ों तारे हैं, करोड़ों स्टार्स हैं, यानी कि मिलियंस स्टार्स हैं, और बादल तो हैं ही साथ में, और गैसें भी हैं इसमें, जहरीली गैसें, हल्की गैसें, भारी गैसें, सारी इसमें गैसों की प्रणाली है। ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है इन आकाशगंगा में इन चीज़ों का। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस तरह की जो है लाखों आकाशगंगाएं मिलकर बने, जब एक साथ जुटेंगी मिलेंगी तो ये सारी मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है,
जिसमें कि न जाने कितने मिलियंस सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है, इतना ज़्यादा इसमें ये बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। अभी इतना भी है, मतलब स्टडी नहीं हो पाया है, साइंटिस्ट इतना ज़्यादा नहीं अभी इसके बारे में पता लगा पाए हैं। अभी उसमें कंटिन्यू काम जो है चल रहा है, इसको पता लगाने के बारे में, इसके बारे में पता लगाने के लिए। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, अभी तक। फिर भी ये तो हम इतना तो जानते ही हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं से क्या मतलब है कि हम पहले तो किस पे हैं? पहले तो ये हो गया अर्थ पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हैं। अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में है, ठीक। ये हो गया सोलर सिस्टम, SS सोलर सिस्टम हो गया। उसके बाद आता है मिल्की वे, यानी कि आकाशगंगा, ठीक है। मिल्की वे हो गया। उसके बाद आता है ब्रह्मांड, ठीक है, ये हो गया ब्रह्मांड, ठीक। तो हम यहाँ पे हैं अर्थ पे, ठीक है, ये अर्थ है, हम अर्थ पे हैं। उससे बड़ा आता है सोलर सिस्टम, उसके बाद जो है मिल्की वे है, मिल्की वे से बड़ा है ब्रह्मांड। यानी कि हम इतने छोटे हैं कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक मिल्की वे में करोड़ों सोलर सिस्टम हैं और एक ब्रह्मांड में करोड़ों मिल्की वे हैं। तो इसलिए हम इतने इसके अकॉर्डिंग, इसके सापेक्ष जो है काफ़ी छोटे हैं कि हम अभी ज़रा भी इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये चीज़ें कितनी बड़ी हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, और उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्लैनेट्स के बारे में जाने कि वो कितने दिनों में जो है सूर्य का चक्कर कंप्लीट करते हैं और कितने दिनों में जो है अपने अक्ष पे एक घूर्णन कंप्लीट करते हैं, अपने एक्सिस पे एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स को, उसके बाद मेटेरॉयड्स उल्कापिंड को पढ़ा हमने, और लास्ट हमने पढ़ा आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है 6th क्लास का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो कि इसका हाफ पार्ट है, इसके आगे के कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने कवर किया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और ठीक है, और नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर पे, जो भी है सेकंड चैप्टर 6th क्लास का, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। और ये क्लासेस जो हैं कि सभी के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। TGT PGT हो गया, NVS हो गया, KVS हो गया, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और जो अभी NVS का होने वाला है इंट्रेंस एग्ज़ाम छोटे बच्चों का, 6th क्लास का, 6th वालों का प्लस 9th वालों का, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज़ उनका एंट्रेंस होने वाला है और NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।